तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से वर्क करता है हमने देखा था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम कल ले चुके थे। इलेक्ट्रोड को हम लोग हाफ सेल भी कहते हैं। तो कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड क्या था, जिंक मेटल का जो रॉड है उसको हमने डिप किया था उसके साल्ट सॉल्यूशन में, जिंक के साल्ट वाले सॉल्यूशन में। तो जैसे हमने एक यहाँ पर लिया, क्या एक कंटेनर लिया और उसमें एक सॉल्यूशन लिया, और ये सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और हमने जिंक रॉड को डिप कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जिंक ही हो, कोई दूसरा मेटल भी हम ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं तो सिल्वर का साल्ट लेना पड़ेगा, कॉपर लेंगे तो कॉपर का साल्ट लेना पड़ेगा, आयरन लेंगे तो हम क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको आयरन का सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कोई मेटल या कोई एलिमेंट अपने आयन के कांटेक्ट में होते हैं। यहाँ कौन सा आयन है, Zn2+ आयन है ना, सॉल्यूशन में SO4 आयन है। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें मेटल या वो एलिमेंट अपने आयन के कांटेक्ट में हो, ऐसे अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोड नाम दिया गया है। द अरेंजमेंट in which an element and its ion are in contact is called electrode. इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक एलिमेंट और उसके आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो, ऐसे अरेंजमेंट को हम नाम दिए हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा, तो इलेक्ट्रोड का नाम उसके एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर हम जिंक मेटल लिए हैं ना, तो इस रॉड का, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड। क्या नाम होगा इसका, जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक हाफ सेल कहेंगे। कॉपर का लेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर का लेंगे तो सिल्वर इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन का नाम, हाइड्रोजन लेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रोड तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपका जो चैप्टर में जो इलेक्ट्रोड पढ़ना है, मेनली 2 तरह का इलेक्ट्रोड पढ़ना है। तो हम दोनों इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। तो हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो पहला इलेक्ट्रोड कौन है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। पहला इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड है गैस इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड में होता क्या है, इसको इरेज कर ले पहले। तो हमारा जो पहला टाइप है इलेक्ट्रोड का वो है मेटल
आयन इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, मेटल है और मेटल का आयन है। तो अभी जस्ट हम एक बनाए थे इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक में क्या था, जिंक मेटल लिए थे, एक सॉल्यूशन लिए थे जिंक सल्फेट का, और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, कौन सा मेटल डिप कर रहे हैं, जिंक रॉड डिप कर रहे हैं। तो ये जिंक सल्फेट में कौन सा आयन होगा, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। तो मेटल है और मेटल का आयन है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम दिए हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड में दो चीज़ हो सकता है। तो जैसे रॉड को अगर हम सॉल्यूशन में डुबाएं, तो हम कल बताए थे कि जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो सकता है। जिंक क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, वो लॉस किया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक घटना ये हो सकता है, या सॉल्यूशन में जो जिंक आयन है अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बन सकता है, Zn बन सकता है। तो ये दो चीज़ पॉसिबल है, या तो जिंक ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीडेशन करे, मतलब Zn2 प्लस आयन बन जाए, और Zn2 प्लस आयन बन जाएगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन में आकर के जिंक गिर जाएगा। या सॉल्यूशन में से अगर यहाँ से कहीं 2 इलेक्ट्रॉन आए और जिंक आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाके रॉड से जाके चिपक जाएगा, यानी वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है या रिडक्शन भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रोड लिए हैं हम, दूसरा मेटल का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो हम यहाँ एक सॉल्यूशन ले रहे हैं और इस सॉल्यूशन में एक रॉड फिर से डिप कर रहे हैं, और इस बार जो रॉड ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, सिल्वर का रॉड ले रहे हैं। और सिल्वर के रॉड अगर लेंगे तो सॉल्यूशन किसका लेना होगा, सिल्वर का। तो उसका हमको साल्ट लेना पड़ेगा, और कैसा साल्ट लेना पड़ेगा, सॉल्यूबल साल्ट। साल्ट घुलना चाहिए, ऐसा नहीं सिल्वर क्लोराइड। तो अगर हम AgCl लेंगे तो AgCl घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल साल्ट है। ये कैसा साल्ट है, हम बताए भी थे AgCl कैसा साल्ट है, इनसॉल्यूबल साल्ट है, या स्पैरेंगली सॉल्यूबल। तो हम सॉल्यूबल साल्ट लेंगे, तो AgCl जो होगा वो मेरा क्या होगा, इनसॉल्यूबल साल्ट है। कैसा साल्ट है ये हमारा, तो हमें सॉल्यूबल साल्ट लेना है। तो सॉल्यूबल साल्ट कौन लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कैसे रहेगा, Ag प्लस NO3 माइनस। तो सिल्वर पे हमेशा +1 चार्ज होता है, सिल्वर आयन पे कितना चार्ज होता है, +1। कभी भी Ag पे 2 प्लस जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा +1 ही देखने को मिलेगा। तो याद रखना चाहिए। जिंक पे +2 स्टेट रहता है, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसका स्टेबल होता है। सिल्वर का हमेशा +1 ही दिखेगा। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो रॉड से सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सॉल्यूशन में कौन आ जाएगा, Ag+ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होगा। या तो सॉल्यूशन में जो Ag+ आयन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। तो ये दोनों घटना हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है या तो रिडक्शन भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक चीज़ होगा ही होगा। तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या है, द इलेक्ट्रोड इन विच ए मेटल रॉड is dipped in their salt solution, soluble salt solution is called metal ion electrode। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, the electrode in which metal
rod is dipped in their soluble salt solution is called metal ion electrode। तो यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, विच मेटल। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, मेटल है। द इलेक्ट्रोड इन विच मेटल रॉड इज डिप्ड इन देयर सॉल्यूबल साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो क्या इस इलेक्ट्रोड में मेटल आयन का सॉल्यूशन कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? जरा सोच के बताओ। तो जरा सा सोचिए कि कल हमने देखा था जिंक में क्या था, जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था और कॉपर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, घट रहा था। तो मेटल आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा, चेंज हो सकता है रिएक्शन के दौरान। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम एक मिटाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन द सॉल्यूशन इज वेरिएबल। तो यहाँ पर मेटल आयन जो है, जिंक आयन है या सिल्वर आयन है, मेटल का आयन, वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी वो चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है मेटल के आयन का कंसंट्रेशन। तो ये जो मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, हमेशा जब भी बनाएंगे इनएक्टिव मेटल से, लेस रिएक्टिव मेटल्स का बनाएंगे। एक्टिव मेटल का हम ये इलेक्ट्रोड नहीं बनाएंगे। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड is not made from active metal। What is active metal? तो एक्टिव मेटल से नहीं बनाते। जैसे एक्टिव मेटल कौन हो सकता है, सोडियम, पोटासियम, लिथियम। तो ये सारे मेटल से हम, एक्टिव मेटल से हम नहीं बना सकते, यानी सोडियम, पोटासियम, सोडियम का रॉड, पोटासियम का रॉड, लिथियम का रॉड, ये सब का यूज नहीं कर सकते हैं। कैल्शियम का रॉड, तो ये सब का रॉड का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि सोडियम का रॉड लाएं और सोडियम के रॉड को डुबा दिए। अगर हम सॉल्यूशन में सोडियम का रॉड को डुबाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है, तो सोडियम जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, वहाँ ज़ोरदार धमाका होगा और क्या होगा, वायलेंट रिएक्शन होगा। और वायलेंट रिएक्शन से क्या होगा, पूरा आग लग जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है। तो हम एक्टिव मेटल का यूज नहीं कर सकते हैं इस तरह के इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए। अब हम दूसरा इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, जो दूसरा टाइप है। तो दूसरा टाइप कौन सा है, गैस इलेक्ट्रोड। तो हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड नाम से ही सुनने में लग रहा है गैस इलेक्ट्रोड, यानी यहाँ पर अब मेटल नहीं होगा, कोई रॉड नहीं होगा, बल्कि क्या लेना होगा, गैस लेना होगा। तो जब भी गैस लेना होगा तो कंटेनर क्या लेना होगा, क्लोज कंटेनर। अगर खुला कंटेनर में गैस लेंगे तो क्या होगा, वेपर बन के निकल जाएगा। तो गैस है तो गैस तो इवापोरेट हो जाएगा ना, तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक कंटेनर ले रहे हैं और इस कंटेनर में हम
इस कंटेनर को पहले हम बंद कर लेते हैं। तो बंद किससे करेंगे? कॉर्क से। तो कंटेनर को हमने बंद कर दिया है और यहाँ से एक वायर लेंगे, और वायर कौन सा वायर लेंगे? प्लेटिनम वायर। कौन सा वायर लेंगे? प्लेटिनम वायर लेंगे, और यहाँ पर एक प्लेटिनम स्ट्रिप लेंगे, और यहाँ पर गैस आने का रास्ता देंगे। तो यहाँ से इस रास्ता से क्या होगा? गैस आएगा। तो कौन सा गैस हम ले रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इधर से आएगा और सॉल्यूशन में इंटर करेगा। तो सॉल्यूशन हम किसका लेंगे? तो अगर हम हाइड्रोजन गैस लिए तो सॉल्यूशन भी हमको हाइड्रोजन का लेना होगा। तो कोई हाइड्रोजन का साल्ट बताइए तो। HCl। कौन सा साल्ट? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस फॉर्म में रहेगा? H+ और Cl- के फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पर हम क्या लेंगे? तो ये जो हम एक वायर लिए हैं, ये क्या है? प्लेटिनम वायर। कौन सा वायर है? प्लेटिनम वायर है। और ये जो नीचे में लिए हैं, एक स्ट्रिप लिए, इस स्ट्रिप का नाम है प्लेटिनम स्ट्रिप। अब ये प्लेटिनम स्ट्रिप का काम क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। अपने ऊपर क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड में हम देखे थे कि ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन हो सकता है। तो पहला केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन जैसे इंटर करेगा और ये प्लेटिनम सरफेस पे क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो ये प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम वायर लेने का दो काम है। एक तो ये अपने ऊपर हाइड्रोजन गैस को बैठने देगा, जगह देगा, क्योंकि प्लेटिनम पे ये हाइड्रोजन गैस बहुत अच्छा से एब्जॉर्ब होता है। तो इसके ऊपर हाइड्रोजन पे, सॉरी, प्लेटिनम मेटल के ऊपर क्या होगा? प्लेटिनम मेटल के ऊपर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुआ, तो उसको सॉल्यूशन में आने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो यहाँ हो क्या सकता है कि हाइड्रोजन गैस जो प्लेटिनम सरफेस पे बैठा हुआ है, या तो ऑक्सीडाइज हो सकता है और सॉल्यूशन में आ जाएगा। ऑक्सीडाइज कैसे होगा? हाइड्रोजन 2H+ आयन बन जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। H2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? 2H+ आयन बन जाएगा। और 2H+ आयन कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन हो सकता है। या तो सॉल्यूशन में जो H+ आयन है, तो 2H+ आयन, H2 बनने के लिए कितना चाहिए? 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और 2H+ आयन सॉल्यूशन का तुरंत प्लेटिनम स्ट्रिप के पास चला जाएगा या प्लेटिनम वायर के पास चला जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और प्लेटिनम सरफेस पे बैठ जाएगा। इस तरह से घटना होते रहेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और प्लेटिनम सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोड में हम बता देते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो सकता है या रिडक्शन भी हो सकता है। तो किसी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन भी होगा या रिडक्शन, दोनों हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो एक इलेक्ट्रोड लिए वो हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का। इस इलेक्ट्रोड का हम क्या नाम दें? तो इस इलेक्ट्रोड को हम नाम देंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड का नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये एक गैस इलेक्ट्रोड है। और आगे इसी इलेक्ट्रोड का बहुत ही अच्छा सा यूज आने वाला है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। तो प्लेटिनम वायर का यहाँ पर क्या काम है? तो प्लेटिनम वायर क्या करता है? प्लेटिनम वायर एब्जॉर्ब
हाइड्रोजन गैस ऑन इट्स सरफेस एंड gives the way gives the pathway for the movement of इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को आने जाने का रास्ता भी देगा। कल देखा था हमने, एक वायर लिए थे तो वायर से क्या था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए क्या दे रहा है, रास्ता दे रहा है कौन, प्लैटिनम वायर। तो मेनली ये दो तरह का इलेक्ट्रोड आपके चैप्टर में हर जगह देखने को मिलेगा। और अब हम जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो अब हम हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम फिर से दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एक बार जिंक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और एक बार कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम जिंक मेटल ले रहे हैं, जिंक रॉड, और सॉल्यूशन में क्या ले रहे हैं, जिंक सल्फेट ले रहे हैं। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो कॉपर का ले रहे हैं। और यहाँ पर कॉपर रॉड को हम डीप कर रहे हैं किस में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो ये जो रॉड है वो हमारा कॉपर का रॉड है। अब क्या होगा, तो जैसे ही हम जिंक मेटल को डीप करेंगे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो जिंक ऑक्सीडाइज होना चालू कर देगा। ये जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और क्या बन जाएगा, Zn2+। और जब भी ऑक्सीडाइज बोलेंगे मतलब चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन में जिंक आयन आते चला जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रॉड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन क्या होते जाएगा, पॉजिटिव, और रॉड क्या होते जाएगा, नेगेटिव। उसी तरह जब कॉपर को डुबाएंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन प्रेजेंट है ना वो किधर जाने लगेगा, रॉड से चिपकने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जब मेटल रॉड को उसके साल्ट वाले सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो रॉड और सॉल्यूशन के बीच में अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अपोजिट चार्ज के चलते यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हुआ। ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और इस पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाफ सेल में जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों डेवलप हो रहा है, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। सॉल्यूशन और रॉड में दो अपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हेन ए मेटल रॉड is dipped in their salt solution, when a metal rod is dipped in their salt solution, then opposite charge
developed on rod and solution। तो सॉल्यूशन और रॉड में अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, दैट इज चार्ज सेपरेशन ऑकर्स। क्या हो जाएगा? चार्ज सेपरेशन ऑकर होगा। और इस चार्ज सेपरेशन के चलते, किसके चलते? ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन पोटेंशियल इज डेवलप्ड ऑन ए हाफ सेल। तो ये जो हाफ सेल है इसके ऊपर, या जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा? पोटेंशियल। ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन पोटेंशियल इज डेवलप्ड ऑन हाफ सेल एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सिंपली सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ पर सॉल्यूशन और रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल कह रहे हैं। और ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर इस दोनों को अगर हम एक वायर से क्या करें? जोड़ देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना होगा। किधर से? जिंक से कॉपर की तरफ। तो यहाँ पर दिख रहेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक में ऑक्सीडेशन, और कॉपर वाले सेल में क्या हो रहा है? कॉपर वाले हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन हाफ सेल में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन रिडक्शन हाफ सेल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन हाफ सेल में जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें मालूम है तो हमें इसी का रिडक्शन पोटेंशियल भी मालूम हो जाएगा आसानी से। अगर इस कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम बस तुरंत बता सकते हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी तुरंत पता चल जाएगा। किसी एक हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो सेम होता है, लेकिन साइन क्या होता है? उल्टा होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर?
तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं, लिखेगा जी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, ऑफ ए हाफ सेल, किसी एक हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल is always equal in magnitude, is always equal in magnitude but opposite in sign। तो साइन हमेशा उल्टा रहेगा। तो जैसे हम यहां पर देखते हैं, एक इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक इलेक्ट्रोड है। तो जिंक में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जिंक में हो रहा है Zn से Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं? देखो जरा सा, ई पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? ई से Zn से क्या बन रहा है? Zn2+। तो Zn से क्या बना? Zn2+, और जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा? इसका वैल्यू होगा प्लस 0.76 वोल्ट। क्या होगा? 0.76 वोल्ट। तो ये हमने क्या लिखा? Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम बोले रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो तो बस उसी तरह ई लिखेंगे, लेकिन इस पर रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन कैसे करेंगे? Zn2+ से क्या बनाना है? Zn बनाना है। तो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? उतना ही होगा। और किसी भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल ही होता है, वैल्यू सेम ही होता है, लेकिन साइन क्या होता है? उल्टा होता है। ये प्लस साइन क्या बता रहा है? तो ये प्लस साइन बता रहा है कि ये ऑक्सीडाइज करेगा। जिंक कैसा है? एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन करने वाला। लेकिन रिडक्शन की बात आएगी तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इसका? माइनस में है। और कोई भी चीज़ में माइनस लग गया मतलब ये रिडक्शन नहीं करेगा। ये जब भी करेगा क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है। रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होता तो ये रिडक्शन करने वाला लगता, लेकिन ज़्यादातर जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडेशन है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू में है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किस में आया? माइनस में। तो समझना है कि जल्दी जिंक रिडक्शन नहीं करता। तो यहाँ आपको दिख रहा है। तो जब भी कैलकुलेशन होगा आगे चल के, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे या रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करेंगे। वो आईपीसी क्या कहता है? आईपीसी कहता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में से हमें किसको चुनना है? रिडक्शन पोटेंशियल को। तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज नहीं करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो हमको उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत सिंपली है, बस साइन चेंज कर देना है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं? ई से, या किसी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आगे चल के जब भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होगा तो क्या यूज करेंगे? ई यूज करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट ई से ही करते हैं। और ज़्यादातर आपको यूज करना होगा रिडक्शन पोटेंशियल ही क्वेश्चन में। और रिडक्शन कैसे किया जाता है? Zn2+ से Zn। तो मेटल आयन और Zn, तो Zn2 से क्या बन रहा है? Zn बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम आगे समझेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये जो इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, हमको इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, या कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी रिक्वायर, तो हमें क्या चाहिए? अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें दो चीज़ मालूम होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पहला चीज़ हमें क्या चाहिए? तो हमें पहला चीज़ चाहिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए हमें? सबसे पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड सर क्या होता है? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वैसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल हमें पहले से मालूम हो, जिसका पोटेंशियल हमें क्या हो? पहले से मालूम हो। और दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ईएमएफ ऑफ सेल। हमें क्या चाहिए? सेल का ईएमएफ, यानी ईएमएफ ऑफ सेल, या सेल का हमें पोटेंशियल चाहिए। ईएमएफ ऑफ सेल कहिए चाहे सेल पोटेंशियल कहिए। तो एक बात समझिएगा कि हम यहाँ पर एक बनाने जा रहे हैं, एक सेल, और ये सेल हम किसका बनाने जा रहे हैं? जिंक और कॉपर का एक डैनियल सेल बनाने जा रहे हैं। जिंक डैनियल सेल में कौन कौन रहता है? जिंक और कॉपर रहता है, ZnSO4, और यहाँ पर क्या आएगा? CuSO4। ये जिंक का रहेगा और ये रॉड कॉपर का होगा, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर क्या लगा दिए? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करेगा? रीडिंग बताएगा। तो ये था तो डैनियल सेल। लेकिन हम यहाँ पर हम चाहते हैं जिंक वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या लेना पड़ेगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोड चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब क्योंकि हमको अभी कॉपर का पता नहीं है पोटेंशियल, हमें कॉपर का पता नहीं है, क्योंकि हमको जो जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका पोटेंशियल हमें पहले से मालूम हो, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या होगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन हो सकता है? तो अब हम पढ़ेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो लेते हैं वो जनरली किसको लेते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। किसको लेते हैं हम लोग? शॉर्टकट में SHE लिख सकते हैं, C। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको लिया जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे।
और सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? जब इलेक्ट्रोड को हम क्या कंडीशन में रखेंगे, कौन सा कंडीशन में रखेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन में रखेंगे। तो जब इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। गैस इलेक्ट्रोड है तो उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 atm। और उसमें जो H+ आयन यानी मेटल आयन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, उसमें जो आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तभी हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हम कौन सा इलेक्ट्रोड लेने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि हमारा क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो हम बनाते हैं फिर से, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाए थे ना पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आने का रास्ता। तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है यहाँ पर बताओ तो? 1 atm है कि नहीं? और सॉल्यूशन किसका है? HCl का। तो H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 m। और इसका टेम्परेचर क्या होगा? 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तब इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे? ये इलेक्ट्रोड को हम जिंक के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो ये भी इलेक्ट्रोड हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना होगा। तो यहाँ भी जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? 1 m होना चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहलाएगा। और जो हमें पोटेंशियल मिलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में मिलेगा। तो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में रख के काम करते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज, क्योंकि हमने यहाँ सब कुछ क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। तो जो वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस कंडीशन पे, वो क्या होगा? फिक्स होगा। अगर इसमें चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड का हमें क्या निकालना हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो हमें दो चीज़ चाहिए। पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा EMF ऑप्शन। तो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ले लिया है। कौन सा इलेक्ट्रोड ले लिया है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि ये है। इससे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना देते हैं, है कि नहीं? H+ और Cl-, ठीक है। अब दूसरा चीज हमें क्या चाहिए? सेल का EMF। अब सेल का EMF क्या होता है? सेल का EMF कौन बताएगा? सेल का EMF बताएगा कौन? ये ई सेल। EMF ऑफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ई सेल से। तो इसका पोटेंशियल हमें पता है कितना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन, कितना लिया जाता है? 0 वोल्ट। कितना लिया जाता है? 0 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या लिया जाता है? 0 वोल्ट। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं? H+ से क्या बन रहा है? H2 बन रहा है।
ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? H+ से H2 बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, चार्ज घट रहा है। प्लस से चार्ज कम हो रहा है ना, H+ से H2 यानी रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर काम किस कंडीशन में चल रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो अगर यहाँ पर ऊपर पे ई के ऊपर एक नोट लगा देंगे, ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा ये, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिया गया है, 0 वोल्ट। अगर हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ तो 0 वोल्ट, सेम होता है। तो इसका पोटेंशियल हमें मालूम चल गया 0 वोल्ट होता है। और ये जो ईएमएफ ऑफ द सेल है ये क्या है, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों का क्या बता रहा है, तो ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या बताता है, दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। एक का पोटेंशियल पता नहीं है, एक का पोटेंशियल पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इसका हमको पोटेंशियल निकल जाएगा। इसका पोटेंशियल हमको इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता है और एक का पोटेंशियल निकल जाए पता है, तो दूसरा का पोटेंशियल नहीं निकल जाएगा। तो पहला चीज रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है हम जान गए, कौन होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका पोटेंशियल क्या लिया जाता है, 0 वोल्ट। अब हमें काम क्या है, सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो सेल का ईएमएफ क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस। यानी कहने का मतलब दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस कौन रीड करता है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर ही हमें क्या बताता है, सेल का ईएमएफ। तो अब हम समझेंगे सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो अब हमको पता करना है सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ ऑफ सेल, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल। क्या कहते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी तरह सेल का भी पोटेंशियल। और सेल का पोटेंशियल क्या होता है, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो सेल पोटेंशियल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ई सेल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल से। तो ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, है कि नहीं। तो सेल का ईएमएफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये एनोड है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ये कैथोड है, और यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है। ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है, जिंक से किधर, कॉपर नहीं, ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ईएमएफ ऑफ सेल हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन देखिए, हम फिर से हम बात बताना चाहते हैं कि आईयूपीएसी जो काम करने बोला है, हमको किस में काम करने बोला है, हमको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में काम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे हम क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा साइन, नेगेटिव होगा। अगर हम चाहते हैं एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो वो वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाला को बाद में। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
ऐसा हो सकता है प्लस वाले को आगे कर दिया, माइनस वाले को पीछे। ई सेल। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है? ई से कैसे लिखा जाता है? अच्छा, हम अगर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लें तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? जब हम क्या लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। लेकिन कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है? स्टैंडर्ड है, तो हम क्या लगा देंगे? ई नॉट, है कि नहीं? माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे लेंगे? ई से लेंगे, और स्टैंडर्ड है तो ई नॉट लगा देंगे। किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं? तो यहाँ एनोड का। तो याद रखना हमेशा जो ये ई है, ये ई क्या बताएगा? कि ई बताएगा क्या? रिडक्शन पोटेंशियल ही बताएगा कैथोड का, और ये किसका रिडक्शन पोटेंशियल है? एनोड का। तो जब भी काम करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में काम करेंगे, तो ई से हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही समझना। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब दोनों, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिए, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिए, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और वही डिफरेंस क्या होगा? सेल का ईएमएफ होगा। तो किसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है? कैथोड का। बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और एनोड का कम होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसका ज़्यादा है? कैथोड का, इसलिए वैल्यू बड़ा है, और एनोड का कम है। तो ये इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है? एनोड से कैथोड, क्योंकि कैथोड को इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है। किससे? एनोड से। तो ये था हमारा सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आज हम जान गए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे दिखाया जाता है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, और ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, यानी सेल का पोटेंशियल क्या है। और सेल का पोटेंशियल क्या होगा? जो सेल का जो ईएमएफ होगा वो क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, सेल का ईएमएफ होता है। तो अगले वीडियो में हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। किसके मदद से? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के मदद से और सेल के ईएमएफ के मदद से। और हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।